सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत जो इंग्लिश का पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह का पेपर आपके आएगा। तो देखिए, ये जो इंग्लिश का पेपर है वो आपके उसके अंतर्गत जो है 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर रहेगा और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। अब देखिए, 3 ओवर्स और 100 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पेपर है। अब इस पेपर के अंदर जो है वो जो है ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए आर कंपलसरी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिए जाएगा जिसके अंतर्गत आपके अनसीन पैसेज है ना, सीन पैसेज है, इसके अलावा जो आपके है ना कुछ चैप्टर से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे है ना, वो है। तो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद में जो सेक्शन बी है उसके अंतर्गत आपके जो मेल पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं है ना, मेमो के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाएगा, कुछ लेटर वगैरह दिए हुए हैं। देखते हैं इनको। जैसे कि सेक्शन ए है, अब आप देखिए, यानी कि देखा जाए तो इंग्लिश के पेपर में पास होना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वो ये है कि जैसे कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी चैप्टर पढ़े हुए भी है ना, तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये देखिए, ये जो है आपके क्वेश्चन है सेक्शन ए में से, यानी रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोर। यानी कि ये जो पैराग्राफ आपका आया है वो आपके जो है चैप्टर है ना, जो थिम्बका वाला चैप्टर है उसके अंतर्गत आया गया है, जिसके अंतर्गत जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके कोई वो निसंतान होते हैं, निसंतान दंपति होते हैं। तो उन्होंने जो है उनकी वाइफ ने जो है ये ना थिम्बका ने क्या किया है कि बच्चे को गोद लिया है। ठीक है, और बच्चे क्या है वो उनके बरगद के पेड़ है। किसको लिया है वो है ना, बनियाज पेड़ जो है उनको, पेड़ जो है उनको उन्होंने गोद लिया है। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर से ही आपके ये पैराग्राफ दिया गया है। तो आपके चैप्टर में से पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर से पैराग्राफ है, तो जो कि इसके अंदर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 1 मार्क्स के हो गए। तो इसका आंसर आपको कैसे ढूंढना है, देखो आप अच्छे से पहले पैराग्राफ को पढ़िएगा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद में फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। अधिकतर होता क्या है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहली लाइन में ही मिल जाता है। ठीक है ना, या दूसरी लाइन में मिल जाता है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। जैसे क्या लिखा हुआ है, वो डिसाइडेड टू अडोप्ट चिल्ड्रन, यानी किसने डिसाइड किया अडोप्ट करने का, यानी बच्चों को गोद लेने का डिसाइड किसने किया। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है ना, ये जो कपल है, ये जो है थिम्का एंड हर हस्बैंड है ना, बिकालू है ना, इन्होंने क्या किया था अडोप्ट लेने का, यानी चिल्ड्रन अडोप्ट करने का डिसाइडेड किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो आप थोड़ा लाइनों को, शब्दों को मिलाइएगा। और जिस स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होती है क्वेश्चन के आंसर लिखने में है ना, क्योंकि देखो ओपन के स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है कि वो रेगुलर नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ी इंग्लिश के अंदर भी सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ जाती है कि मैं कैसे इसका आंसर लिखूं। तो कोशिश कीजिएगा आप लाइनों में जो शब्द है, वर्ड्स है, उसको मिलाने की, कि कहाँ पर ऐसा वर्ड्स दिया गया है जहाँ से मैं अपने आंसर को पकड़ सकूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपने क्वेश्चन उठाया तो हमने देखा, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन है ये इस तरह से है ना, तो किसने किया है, थोड़ा आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये इन दोनों ने किया है, यानी थिम्बक्का एंड हर हस्बैंड। ठीक है, बिकालू, तो इन्होंने किया है। अब आगे इसी तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डिड द कपल चूज टू अडोप्ट ए देयर चिल्ड्रन। तो क्या क्या अडोप्ट किया था उन्होंने, वाट, वो है ना, वेन, इन शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। वाट यानी क्या, वेन यानी कब है ना, वो यानी कौन है ना। तो ये कुछ WH वर्ड है, उनका आप अर्थ आना चाहिए। तो आप देखो क्या लिया था उन्होंने, 284 ये बैनस ट्री अलोंग। तो इस तरह से उन्होंने 284 जो है बरगद के पेड़ उन्होंने गोद लिए थे और उसका उन्होंने उन बरगद के पेड़ों की देखभाल की। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे। फिर उसी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से उस पैराग्राफ के अंदर से 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों में चौथा क्वेश्चन आपका सिमिलर वर्ड रहेगा। सिमिलर वर्ड जैसे कि इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे किड्स है, किड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन है ना। तो सिमिलर वर्ड जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं वो आपको इन्हीं में से मिलेगा। इसी प्रकार देखो, अब आपकी और है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पैराग्राफ आपके जो सीन है यानी कि आपके चैप्टर में से दिए रहेंगे। तो इनमें से आपको एक चैप करना है, या तो आप ये कीजिए, ठीक है, या फिर आप ये कीजिए है ना, दोनों में से आपको एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ये। ठीक है, तो इस तरह से अब इनके भी आंसर कहाँ से मिलेंगे आपको, जो ये क्वेश्चन 4 दे रखे हैं इन चारों क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसके अंदर से मिलेंगे। तो वेयर आर मिलियन ऑफ है ना वाइंड मिल्स है ना इरेक्टेड। तो ये देखो आप यहाँ से मिलाओगे वाइंड मिल्स इरेक्टेड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लाइनों को मिला सकते हैं। ये कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये यूनाइटेड स्टेट में इसकी जो कि अमेरिकन है ना वेस्ट है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आप फर्स्ट लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, सेकंड लाइन या थर्ड लाइन के अंदर आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलता है ना। तो इस तरह से आप लाइनों को थोड़ा शब्दों को देखकर आप आंसर लिख सकते हो और एज इट इज उस लाइन को उतार के आइएगा, लेकिन छोड़ के नहीं आना है
है ना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं आ रहा, आप नहीं पकड़ पा रहे तो आप वर्ड्स को पकड़िएगा और वहाँ पर लाइनों को मैच करके आप लिखिएगा, है ना। अगला देखिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके। अब ए पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर ए में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके ए, है ना, ए के अंदर भी 2 पैराग्राफ दे रखे, दोनों में से एक करना है, और ये बी करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में से, तो इनमें से भी आपको करना है। तो ये भी आपके चैप्टर के अंदर से ही दिया गया है ना। तो इस तरह से ये आपके 2 पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे, दोनों में टोटल 4 पैराग्राफ आएंगे, यानी और करके 4 पैराग्राफ है, यानी कि बी और बी में भी ये और करके ये पैराग्राफ आ गया, दोनों में से आपको एक करना होता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 1 में आपके 2 पैराग्राफ जो आपके चैप्टर में से दिए जाएंगे। तो चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो आप अच्छे से पहचान लोगे कि चैप्टर में क्या है। देखो, पैसेज का आंसर देने से पहले जरूरी है कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आप पहचान पाओ, अच्छा उसमें तो ये घटना घटी थी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो 30 से 40 वर्ष में आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, और ये आपके चैप्टर के अंदर से पूछा गया है। आपका चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, माई सन विल नॉट ए बिगर बी, है ना। तो इस तरह की जब चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़िए, उन्हीं में से क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होगा और आपको क्वेश्चन का आंसर देना आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, है ना। अब ये भी आपके चैप्टर्स के अंदर से माय फर्स्ट स्टेप, है ना। तो ये भी कहाँ से है, चैप्टर्स में से, जिसके आपको क्वेश्चन के आंसर 60 वर्ड में देने हैं, यानी 60 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। अब और तो दोनों में से आप एक कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार अगला देखिए, अब ये आपकी जो है ये जो है इनके भी आपको आंसर देना, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो ये आपकी पोइट्री है। अब 2 पोइट्री आपकी चैप्टर में से आएगी, है ना, यानी कि एक पोइट्री तो ये है और दूसरी पोइट्री ये है। अब इनमें से आपको क्या करना है, आंसर देना। ये आपके चैप्टर के अंदर से ही है, दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आ रही है, बीच में और का ध्यान रखिएगा, दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आ रही है वो आपको आंसर इसका देना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके अनसीन पैसेज हैं। अनसीन का मतलब जो आपने किताब के अंदर से नहीं आएगा, जैसे आपकी हिंदी में आता है ना, है ना, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित आपके चैप्टर में से आता है, अपठित आपके चैप्टर में से नहीं आता है। तो ये भी आपके चैप्टर में से नहीं है ना। तो चैप्टर में से नहीं है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ के आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना, जो 2-2 नंबर के हैं और फिर 1 नंबर का है ना। तो ये आपको करना है। तो जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि टीवी के बारे में बताया गया है, टेलीविज़न के बारे में, कि टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ था ना सबसे पहले, और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे। व्हाट इज़ डिस्क्रिब्ड एज द वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब देखिए, अब किस क्वेश्चन का आंसर देखिए कहाँ पकड़ में आ रहा है ये शब्द। तो जिसको दिक्कत है वो देखो ये रहा, है ना, कि वाह क्या है, डिस्क्रिब्ड एज द वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ड। तो मॉडर्न वर्ड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, तो वो है कौन, टेलीविज़न, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट में मिल रहा है। तो थोड़े ट्रिक पकड़ोगे आप, तो आपने अभी 3-4 अपने पैराग्राफ देखे तो पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट लाइन के अंतर्गत मिल रहा है ना। अब देखो, अब एडवांटेज क्या है टीवी के देखने के, एडवांटेज क्या है वो आपको लिखना है कि उससे क्या क्या आपको जानकारी मिलती है। तो आपको कई तरह की जानकारी टेलीविज़न से मिल जाती है ना। हाउ कैन यू अवॉइड बैड प्रोग्राम ऑन टीवी। तो टीवी के ऊपर बैड प्रोग्राम हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको हम स्किप करके, अवॉइड करके, उस चैनल को हटाकर भी हम कर सकते हैं। अब आपको सूटेबल इसका टाइटल बताना है, टाइटल इस पैराग्राफ आप नाम क्या रख सकते हो। तो हम जब पूरा टाइटल पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो रहा है। फिर आपको देखे जाए तो यहाँ पर एक, है ना, मीनिंग पूछी जाएगी, है ना, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फूल्स। तो फूल्स की मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पर, इडियट। तो हमने इस चैप्टर को, अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इडियट जो है उसकी फुल मीनिंग हो रही है। ठीक है, फूल की जो है क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी जो फूल यानी मूर्ख होता है, तो मूर्ख के आसपास की मीनिंग इडियट हो रही है। अब आगे देखो, तो इस तरह से आपका अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। अब ये भी आपका पैसेज है जो अनसीन है। तो इतने सारे पैसेज है, उनमें से आप आंसर दोगे तो आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से अनसीन पैसेज आपका आएगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज योर वंडरफुल वर्ड फुल ऑफ। तो देखो, अभी मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है ये वंडरफुल वर्ड फुल ऑफ कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। देखो ना, ये वंडरफुल रहा, ठीक है, ये वर्ड रहा, ये फुल ऑफ रहा। तो फुल ऑफ किससे है, किससे भरा हुआ है, हमारी जो दुनिया है, ये है ना आश्चर्यजनक दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, वो किससे भरी हुई है, ब्यूटीफुल एंड चार्म एंड एडवेंचर, है ना। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल, चार्म और कुछ तरह के, है ना, एडवेंचर है, जिससे हमारा ये दुनिया हमारी भरी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे फर्स्ट लाइन में ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ शब्दों को पकड़ के भी ढूंढ सकते हो, और आपको छोड़ के नहीं है ना, आपको लिखना है उसमें क्वेश्चन के आंसर। अब इसी तरह से ये कुछ पैसेज दे रखे हैं, है ना, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, बहुत आसान है स्टेटमेंट लिखना। आपको ये लाइन पकड़नी है, जैसे कि आपने चैप्टर ये पैराग्राफ पढ़ा,
अब आप देखो द बयानास ट्री, अब बयानास ट्री के आगे क्या लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे कैसे उतारना है, द बयानास ट्री, ठीक है, विच इज़ द वेरी वेल नाउ इज़ ए वेराइटी ऑफ द फिग ट्री। तो ये यहाँ से आपको इसको उतारना है, आपको तो यहाँ सीधी सीधी लाइनें कंप्लीट करनी है यहाँ पर, ठीक है। द नेम सीम टू हैव बीन गिवन, तो अब देखो द नेम सीम, तो ये रहा द नेम सीम तो गिवन, अब कहाँ खत्म हो रहा है इसका फुल स्टॉप, कहाँ पर आ रहा है, वहाँ तक आपको इसको लिखना है, ठीक है। अब देखो अगला है ना, ग्रेजुअली द नेम स्प्रिट, तो ग्रेजुअली कहाँ लिखा हुआ है इसके अंतर्गत, तो आप इसे ढूंढिएगा और आप लिख, देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा यहाँ से, अब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का इसको इस फुल स्टॉप तक आपको इसको लिख देना है। तो इसी तरह से आपको ये लाइनों को मिलाना और सेम टू सेम लाइन को उतारना है। कितने नंबर आ गए, ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर तो भैया फ्री के है, फ्री के 4 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है पूछा क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कंप्लीट स्टेटमेंट करना है। तो आपको सिर्फ इसी में से इस लाइनों को कंप्लीट आपको करनी है, लाइनें मिलानी है, उसके आगे के जो सेंटेंस है उसको पूरा करके फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है, ठीक है। और कहीं पर एंड आ रहा है तो एंड से पहले वाला वाक्य आपको लिखना है। अब है समरी, अब समरी करनी है आपको, तो या तो आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो आप समरी करके आइएगा, अगर आपको दिक्कत है समरी करने में तो आप क्या कीजिएगा, मोस्ट लाइनें इसमें से छाटिएगा, आप पढ़ के देखिएगा आपको कुछ मोस्ट लाइनें कितनी है, यानी समरी हमें 1/3 भाग में करना होता है ना, 1/3 पार्ट के अंदर हमें समरी करनी होती है। तो 80 वर्ड है ना, एंड गिवन द है ना सब्जेक्ट टाइटल। अब टाइटल भी आपको लिखना है कि सूटेबल टाइटल से क्या रहेगा, यानी सूटेबल टाइटल क्या है वो भी आपको लिखना है। तो सूटेबल टाइटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि बार बार ऐसा कौन सा शब्द है जो इसके अंतर्गत आ रहा है, और आ रहा है तो उसी को हम क्या बना दें, टाइटल बना दें, ठीक है। जहाँ हमारा सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ये सिविलाइजेशन में क्या क्या होता है, तो हम उसी को टाइटल बना दें। बार बार किसी वर्ड्स को देखिएगा जो इसके अंदर आ रहा है ना, उसी को हम टाइटल बनाते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट कुछ लाइनें होती हैं उसको मोस्ट लाइनों को छाटते हैं, फिर उसको हम लिखते हैं। लेकिन जो आपका लाइन है उसको आप वही छाटिएगा, ये मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ है ना, ताकि आप आसानी से पास हो जाओ, ठीक है। अब अगला देखो, अब यहाँ आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस करना है, या पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करना है कि कुछ एक्टिव वॉइस में कुछ वर्ड्स सेंटेंस दे रखे हैं जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, जैसे कि मिताली मेड टी फॉर अस। तो देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाता है, जिसमें ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस जो भी इसकी है ना जो है इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, थर्ड फॉर्म की, हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, है ना। वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बाय लिखना है ना, बाय लिख के आपको आगे लिखना है। अब देखो यह है मिताली मेड टी फॉर अस। तो आप जो है पैसिव वॉइस से संबंधित कुछ ग्रामर के पोर्शन है तो आप उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मिताली है ना, मिताली मेड टी फॉर अस। तो मेड किससे संबंधित है, ये जो चैप्टर है सॉरी ये जो आपको ये जो ना वर्ब है इसको पहचानना है, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ की है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का इंडिफिनिट टेंस है। तो आपको पास्ट को किस में बदलना होता है, पास्ट को पास्ट कंटिन्यू में बदलना होता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो वहाँ इजेमार आ जाता है, इज एम सॉरी वाजवर आता है, क्या आता है, पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट जब कंटिन्यू में बदलते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, वाजवर। तो यहाँ ऐसे चलता है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट जो कंटिन्यू बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यू की कोई सेंटेंस होगा तो वहाँ पर बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लगाइएगा। तो कुछ नियम है कुछ रूल्स है वो पढ़ के जाइएगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो कुछ जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का मैं वीडियो डाल दूंगी, बहुत आसान है इसको करना। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। तो देखो यहाँ देखेंगे ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट जो पास्ट है ना इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको हमें पास्ट कंटिन्यू बदलना है। और साथ में हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, तो इसमें लिखेंगे द टीज, क्या लिखोगे, टी, ठीक है, टी वाज सिंगुलर है तो टी वाज मेड। अब मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, टी वाज मेड है ना, टी वाज मेड फॉर अस, किससे, फॉर अस। तो ये हो गया फॉर अस, तो टी वाज मेड फॉर अस। तो इस तरह से आपने इसका बनाया। इस प्रकार देखो इंडियन है ना डिफीटेड पाकिस्तान इन द कारगिल वार। तो क्या हुआ था, ठीक, तो इसका कैसे बनेगा, तो पाकिस्तान क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका अब हम देखेंगे तो किससे संबंधित है, ये भी जो है वो जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस से संबंधित है। तो पास्ट को किस में बदल देना होता है, पास्ट जो है इंडिफिनिट टेंस को या सिंपल टेंस को हमें बदलना होता है पास्ट कंटिन्यू में। तो सेकेंड फॉर्म किस में बदल जाती है, वाज वर में बदल जाती है ना, वाज वर इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो आएगा पाकिस्तान
पाकिस्तान वाज है ना डिफीटेड बाय इंडियन इन द कारगिल वार। तो इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी इसकी डिफीटेड होती है। अब यहाँ पर राजू एंड आयुष आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ फुटबॉल क्या है, फुटबॉल यहाँ पर जो है इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है राजू, और यहाँ पर प्लेइंग इसकी वर्ब है। तो आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में बनाओगे, यानी कि सॉरी इसको आप सब्जेक्ट लेके आओगे, इन दोनों को आप ऑब्जेक्ट में लेके आओगे। अब बनाइएगा आर है, तो आर है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, आर है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग किया गया है यहाँ पर, और उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाया गया, आईएनजी लगाया गया। तो ये वर्ब तो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो इसमें चेंज होगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो ये जो है फुटबॉल इज़, तो फुटबॉल सिंगुलर है, तो इसके आर की जगह इज हो जाएगा। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेइंग बाई राजू एंड आयुष, तो प्लेड बाई राजू एंड आयुष, तो यहाँ पर प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाई राजू एंड आयुष। तो इसको कैसे लिखोगे, फुटबॉल, जब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस तो उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, ठीक है, बाई राजू एंड आयुष। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। अगला देखिए, अब यहाँ पर जो है ना ये आपको जो है ये ब्लैंक पूरे करने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लिखनी है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म, एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, वो आपको पूरा करना है। तो अब यूजुअली वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है अधिकतर हम देखते हैं कि वहाँ सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल टेंस की, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पर आएगा गेट, क्या आएगा यहाँ पर, गेट्स आएगा। ठीक है ना, ममता टीवी वैन द है ना द इंसाइडेंट टुक प्लेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वाचिंग आएगा। ममता वाज वाचिंग टीवी वेन द इंसाइडेंट टुक प्लेस, जब उनके घर के आसपास, जब वहाँ पर कोई घटना घटित हुई तब ममता जो टीवी देख रही थी, तो रही थी, तो वो रही थी में क्या हो गया, तो ये पास्ट टेंस हो गया, और वहाँ पर आएगा वाज। ठीक है, वाज वाचिंग, वाच के साथ में आईएनजी लग जाएगी। फिर है वी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वी हैव लिव्ड इन अजमेर सिंस है ना 1997। अब यहाँ पर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कंप्लीटेड, ठीक है, हैड कंप्लीटेड, यानी स्टूडेंट अपना कार्य पूरा कर चुके थे। ठीक है, हैड कंप्लीटेड, यहाँ क्या आएगा, हैड कंप्लीटेड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड कंप्लीटेड, यानी कि इसके आगे ईडी लग जाएगा इस जो वर्ब के साथ, ये जो वर्ब है उसके पास में, तो आएगा द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड द वर्ड बिफोर द टीचर, जब ना बिफोर जो टीचर ने, टीचर के आने से पहले ही स्टूडेंट अपना कार्य कर चुके थे, यानी उनका कार्य कंप्लीट हो चुका था। जो हो चुका था तो क्या हो गया, काम कर चुका था, यानी पास्ट टेंस हो गया, और काम पूरा हो चुका था तो वो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरह से करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है कंजक्शन का प्रयोग करना है। कंजक्टर का प्रयोग करोगे जो पे गिवन दिया रखा है, यानी दिए हुए हैं, जैसे कि बट है, इफ़ है, व्हेन है, थोड़ी सा कब प्रयोग करोगे, तो ये भी बहुत आसान है। ही इज़ वेरी ओल्ड, तो देखो बट यानी परंतु, है ना, इफ़ यानी यदि, व्हेन यानी जब, थोक यानी ठोक का मतलब होता है फिर भी। तो देखो ही इज़ वेरी ओल्ड, ही एन्जॉय गुड हेल्थ, ही इज़ वेरी ओल्ड यानी वो बहुत बूढ़ा है फिर भी, है ना, लेकिन सॉरी फिर भी यह लिख सकते हैं, लेकिन ही इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है फिर भी, लेकिन यहाँ करोगे लेकिन, बट ही इज़ वेरी ओल्ड बट ही एन्जॉय गुड हेल्थ, वो बहुत बुजुर्ग है लेकिन वो अपने जीवन को बहुत आनंदित तरीके से, अपने स्वस्थ जीवन को बहुत आनंदित रूप से जीता है। यू विल पास, यू वर्क हार्ड, यू विल पास, इफ़ यानी यदि तुम पास हो जाते, यदि यू वर्क हार्ड, यदि आप जो है कठिन मेहनत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों के बीच में इफ़ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे कंजक्शन दे रखे हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ही इज़ रिच, ही इज़ रिच, ही इज़ अनहैप्पी, ही इज़ रिच, वह बहुत अमीर है, वह बहुत अमीर है, और वह अनहैप्पी है, अनहैप्पी यानी वो जो है नाखुश है या फिर पसंद नहीं है। तो ही इज़ रिच, वह बहुत अमीर है, बहुत धनवान है फिर भी, तो थॉट फिर भी वह नाखुश है। तो इस तरह से आपको करना है। द टीचर कम इनटू द क्लासरूम, टीचर जो क्लासरूम में आए, ठीक है, तो ऑल द बॉयज़ वेर साइलेंट, तो सभी जो विद्यार्थी वो साइलेंट हो गए। तो यहाँ क्या आएगा, वेन, वेन यानी जब टीचर क्लासरूम में आए, तो इसके आगे वेन लग जाएगा, वेन, यहाँ आपको वेन लगाना है सेंटेंस के आगे। तो वेन कब लगता है, तो वो आगे लगता है ना, बट है, इफ़ है, ये दो सेंटेंसों के बीच में लगता है। तो जब टीचर क्लासरूम में आए तब सभी विद्यार्थी जो है ऑल बॉयज़ आर
वेर साइलेंट, तो ऑल द बॉयज़ वेर साइलेंट, तो सभी विद्यार्थी शांत हो गए थे। तो इस तरह से करना है। फिर अगला देखिए, अब यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच को जब आपके पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल है, उसको पास्ट टेंस के सिंपल में बदल जाता है। इफ़ सेड का इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको जो है दो पैराग्राफ लिखना है, तो और ये वाला पैराग्राफ का आ गया, तो आपको पैराग्राफ भी आएगा इस तरह से। फिर इस तरह से आपको एक लेटर आएगा, जो आपको लेटर लिखना होता है। तो लेटर का फॉर्मेट होता है, वो आपको फॉर्मेट तैयार करके जाना, अच्छे से समझ के जाना है। इसके अलावा कुछ इस तरह से इसी से संबंधित कुछ ग्रामर की जो मिस्टेक से संबंधित स्पेलिंग है, आपको यहाँ पर क्या स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको करके देनी है। तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर देखिए, फिर यहाँ पर फिर आप गए, आपके ये नोट्स बनाना है। आपको क्या बनाना है? नोट्स मेकिंग करना है। तो नोट्स मेकिंग भी बहुत आसान है। आपको पहले टाइटल सर्च करना है। तो टाइटल में आप क्या करोगे? टाइटल सर्च करने के लिए आपको क्या करना है? इसको बार बार पढ़ना है। थोड़े 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार यूज लिया जाता है। देखो, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, मैं ओनली ट्रिक बता रही हूँ। जो स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं वो किस तरह से अपना इंग्लिश का पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर टाइम की बात हो रही है ना। रिमूवल ऑफ स्ट्रेस बाई है ना इट सेल्फ विल नॉट लीड टू है ना अनक्वालिफाइड सक्सेस अनलेस देयर इज ए efficient यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एट वंस ऑफ डिस्पोजल। तो देखो, टाइम, यहाँ टाइम आ गया, फिर हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये टाइम इफेक्टली आ रहा है। फिर हम आगे पढ़ेंगे तो फिर टाइम आ गया है ना, टाइम इज प्रोसेस क्यूज है ना। फिर आगे पढ़ोगे तो फिर टाइम आ गया। तो ये टाइम के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जो टाइम की बात कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? इसका सब टाइटल, इसका टाइटल हो गया। टाइटल क्या हो गया? इसका टाइम है ना। टाइम का यूज जो हो गया वो टाइटल होगा, द यूज ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है नोट्स। तो आप क्या करोगे? पहले टाइटल लिखोगे, टाइटल डालोगे कि टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल डालने के बाद टाइटल डाला आपने टाइम, और इस तरह से आपको सब्जेक्ट डालना है, उसमें ढूंढ के टाइटल डालना है। टाइटल डाल फिर आप लिखोगे नोट्स। ठीक है, ये नोट्स लिखा। अब नोट्स में क्या करें? पहला नोट्स लिख लो 1 पॉइंट, तो पहला नोट्स लिखा, और फिर पहला नोट्स के बाद में फिर 1.1 1.2 इस तरह से आप नोट्स लिखोगे। तो आपको नोट्स में क्या करना है? एक लाइन आपने यहाँ से उठाई, ठीक है, यहाँ से उठाई। अब यहाँ से उठाने के बाद अब इसके आगे कुछ शब्द हैं, वो मोस्ट शब्द आप छाट लीजिए और उसको लिख दीजिए। फिर आप 1.2 करोगे तो उसमें भी अब पहला आपने ये उठाया, इसमें अंदर क्या क्या जो है कुछ वर्ड्स आपको उठाने होते हैं, वर्ड्स आपने उठा के यहाँ पर लिखा। फिर 0.2 ले लिया, 0.2 के लेने के बाद फिर अगला कोई वर्ड्स आपने उठाया, यहाँ से 1-2 वर्ड्स आपने उठाए, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक उठा लिया वर्ड्स को, ये वर्ड्स आपने उठाई यहाँ से 0.2 में। फिर उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें बता रखी है वो 2.1 में कर दिया, 2.1 2.2 2.3 इस तरह 3 पॉइंट उसके में अंदर भी लिखने हैं। तो आपने यहाँ से एक दूसरा पॉइंट उठाया, तो हमने लिखा 1 मैनेज ऑन टाइम, फिर इफेक्टली स्कोर है ना, टाइम इफेक्टली स्कोर ये डाला, फिर है ना यहाँ से कुछ ये डाल दिया। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो इसी के अंदर से आपको पॉइंट उठाने हैं नोट्स के। तो आप क्या करना, जो भी पैराग्राफ आपका आए उसको आप 3 भागों में बांट लेना है ना, 3 भागों में आप उसको बांट लेना। और फिर उसके अंदर से पहला पॉइंट आपने लिखा, फिर पहले पॉइंट का भी 1, पहले पॉइंट का 2, पहले पॉइंट का 3, इसके अंदर आपने 2-4 वर्ड्स इसमें से उठाए है ना, उसके आगे वाली लाइनों से। इस तरह दूसरा पॉइंट लिखा, फिर उसका भी दूसरा पॉइंट कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर उसके आगे से संबंधित आपको जो है कुछ वर्ड्स आपको उठाने हैं उसके आगे लाइनों में से। तो इस तरह 3 पार्ट में बांट के आप इसको कर सकते हो। तो नोट्स इस तरह से मेकिंग करोगे आप। फिर आगे देखिए, अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको रिसेप्शनिस्ट जो है ये आपका चैप्टर दे रखा है ना, रिसेप्शनिस्ट वाला, कि रिसेप्शनिस्ट के है ना किस तरह से वो बातचीत करती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, ये भी आपका एक चैप्टर है, तो इस नोट्स को आप बना सकते हो। फिर आपको देखो ये जो है नंबर है, इस नंबर को आप कैसे लिखोगे? अब देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स है, उस नंबर्स को आपको कैसे रिपीट करना है। हाउ विल यू रिपीट द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर है ना टू द कॉलर। इंडिकेट पॉज बाई यूजिंग ए स्ट्रोक बिफोर एवरी पॉज, यानी कि स्ट्रोक का यूज करना। ये स्ट्रोक होगा, इस तरह से स्ट्रोक होता है, इसका हमें यूज करना होता है ना। तो आप ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का जो अपन नंबर बोलते हो, नंबर कैसे आप यूज करोगे, तो ये भी आपका एक चैप्टर दे रखा है ना। तो देखिए, तो इसको हमें लिखने का तरीका क्या, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? ये बहुत आसान है। हम कैसे बोलेंगे? पहले तो हम पेयर बनाएंगे, यानी 2-2 क्या पेयर बना लो। अगर 2-2 के पेयर बन रहे हैं तो आप पीछे से बनाओगे। देखो ये पीछे से 2-2 के पेयर बनाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 अक्सर है, यानी 6 अंक है, 6 अंक का पेयर बन जाएगा, 2-2 का पेयर बन जाएगा। तो हमने 3 8 का एक पेयर बनाया, फिर 8 2 का एक पेयर बनाया, ठीक है, फिर 1 1 का एक पेयर बनाया। अब आपको इसको कैसे बोलना है, आपको कैसे बोलना है? देखो आप कैसे बोलोगे, 3 है ना, आपको इंग्लिश में लिखना है वहाँ पर है ना। तो इस तरह के आता है तो आपको कैसे करना है। अब आप कैसे बोलोगे, 3 लिखा आपने,
है ना 3, फिर आप पोज दोगे तो आप या तो पोज इस तरह से दे दीजिए, फिर आप लिख दो पोज, है ना, या फिर नहीं भी देते हो तो आप सिर्फ 3 लिखा। ठीक है, 3 लिखने के बाद आपने क्या किया, एक स्ट्रोक डाला, फिर लिखा आपने एट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है 3 एट 2 डबल 1, हम ऐसे बोलते हैं। तो 3 के बाद में लिखा आपने एट। ठीक है, एट लिखने के बाद में फिर आपने एक स्ट्रोक लगाया, फिर क्या लिखा, है ना, एट, फिर आपने इंग्लिश में एट लिखा। ठीक है, एट लिखने के बाद में फिर आपने स्ट्रोक लगाया, फिर आपने लिखा 2, फिर आपने स्ट्रोक लगाया, फिर अब ये डबल है ना तो इसको बोल सकते हो डबल 1, क्या बोल सकते हो आप, है ना, डबल 1, तो डबल 1 आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो पहले तो आप पेयर बनाइएगा, अगर किसी का पेयर नहीं बनता, मान लो यहाँ पर कोई आगे कोई एक अक्षर और आ गया, यानी कि एक अंक और आ गया, अब मानो मैंने 5 लिख दिया, तो आप कैसे लिखोगे, फिर आप यहाँ क्या करोगे 5, क्या करोगे 5। ठीक है, इस तरह से, तो 5 यहाँ बनाया, ये पेयर बने, जहाँ पेयर बने इस तरह करोगे आप, तो इस तरह से आपको करना है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ तो डबल, जहाँ डबल साथ साथ में आ रहा है उस पेयर में डबल आना चाहिए। जोड़े जो बना रहे हो, जोड़े में अगर वो डबल अंक आते हैं, सेम अंक है, तो आप उसको डबल 1 बोल सकते हो, डबल 2 बोल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ तो सिर्फ यही करना है कि 3 लिखा, फिर 8, फिर 8 लिखा, उसके बाद में फिर आप 8, फिर आप 2 और फिर आप लिखोगे डबल 1। अब इसका बनाइए, देखो 2 के जोड़े बनाए अपन ने, 2 के पेयर बना लिए, फिर आप कैसे बोलोगे 3 4, मैं यहाँ हिंदी या अंकों में लिख रही हूँ, लेकिन आपको वहाँ जो लिखोगे वो आप कैसे लिखोगे, वहाँ पर आपको इंग्लिश में वर्ड शब्दों में ही लिखना है, यानी वर्ड्स में लिखना है। तो 3 4, क्योंकि मेरी जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, लिखोगे आप 3 4 4 0 1 और 0। ठीक है, ये से लिखना। अब देखो आप पेयर में डबल 4 है, लेकिन डबल 4 ये 4 किस में जा रहा है, 4 इस पेयर के साथ में जा रहा है, तो आप डबल 4 ना करके 3 4 4 0 1 0 इस तरह से अपन बोलते हैं, और बीच में आपको स्ट्रोक लगाते जाना है। ठीक है, और आपको इंग्लिश में लिखना है, ये 0 लिखोगे तो 0 इस तरह से लिखोगे, इंग्लिश वाले वर्ड लिखोगे, अंक ना गिनती वाले वर्ड आपको नहीं, गिनती वाले अक्षर आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके आएगा, बहुत आसान है ये करना। फिर देखो अब ये है राइट डाउन द क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसेप्शनिस्ट, आपको एक रिसेप्शनिस्ट की क्वालिटी क्या होती है, तो इससे संबंधित भी आपका चैप्टर दे रखा है, उसको आप पढ़ के जाइएगा। फिर आप देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसका, ये तो 2 नंबर है आपके, 2 नंबर आपके फ्री के हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब ये है राइट ए मेमो। अब मेमो लिखना होता है, तो मेमो किसको लिखना है, द सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, है ना, सुकन्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, को जयपुर अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ हिज बॉय इन सिक्योरिटी मेजर्स, है ना, यू आर जनरल मैनेजर, है ना, पर्सनल। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो आपने यहाँ पर मेमो लिखना है, तो मेमो लिखने का तरीका क्या होता है, देखो मेमो लिखने का एक फॉर्मेट होता है। आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे मेमो, तो आप लिखोगे पहले, आप लिखोगे जैसे मान लो मेमो लिख रहे हो तो आप पहले लिखो डेट, जैसे मान लो आपके एग्जाम है ना, आपका जो है 2 जुलाई का एग्जाम है, तो आप लिखोगे 2 जुलाई 2024, ये आपने लिखा। फिर आपने कहा फ्रॉम, कहाँ से आया ये, तो फ्रॉम किसको लिखना है आपको, फ्रॉम किसको लिखना है, तो आप लिखोगे, यानी कि कहाँ कहाँ आप लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, तो आप कौन हो, आप लिख रहे हो सुकन्या कंपनी, यहाँ से आप लिख रहे हो ना, कंपनी सुकन्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ से आप लिख रहे हो यानी सुकन्या, या आप लिखोगे यहाँ से, दोबारा बनाती हूँ, देखो आप लिखोगे 1 जुलाई, फिर आप ये कंपनी का नाम है, फ्रॉम यानी कहाँ से लिख रहे हो आप, तो फ्रॉम में ये आ गया ना सुकन्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेट डाला आपने 4 जुलाई, उसके बाद आप क्या डालोगे, फिर आप डालोगे ये कंपनी का नाम फ्रॉम के बाद में आप डालोगे, अब आप कहाँ से लिख रहे हो, फ्रॉम के बाद में डालोगे आप, सॉरी फ्रॉम के बाद में डालोगे आप सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है सिक्योरिटी मेजर, है ना, इस तरह से डालोगे। फिर आप लिखोगे आपका 2, अब किसको लिख रहे हो, टू द आप करोगे, किसको लिख रहे हो आप, टू द सिक्योरिटी ऑफिसर, इसको आप लिख रहे हो ये लिखा हुआ टू द सिक्योरिटी ऑफिसर, तो ये आपको सिक्योरिटी ऑफिसर लिखना है ना, टू द सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इस तरह से आप लिखोगे, अब किससे संबंधित है वो आप आगे लिखोगे। अगर देखो यू वांट टू अप्लाई फॉर ए जॉब,
है ना। तो अप्लाई, अब जॉब से संबंधित कैरिकुलम आपको बनाना है, तो कैरिकुलम वाला चैप्टर वो पढ़िएगा। अब देखो, अब यहाँ स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, इस स्टेटमेंट्स को सही और गलत बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपको ईमेल वाली जो चैप्टर है आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए कि जैसे यहाँ दे भी रखा है कि ईमेल इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया ये बाकी के जो साधारण कम्युनिकेशन होता है उससे अलग नहीं है, ये बोल रहा है, जबकि हमने पढ़ा है इस चैप्टर को, तो हमें पता है कि भैया ईमेल लिखने का तरीका तो अलग होता है। तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। फिर है विथ ईमेल द रिसीवर कैन आस्क फॉर द गेट क्लियरिफिकेशन। तो बिल्कुल ये सही है कि क्लियरिफिकेशन वो कर सकता है जिसको भी ईमेल मिलता है, तो ये सही है। तो ईमेल वाला चैप्टर पढ़ के जाइएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही आसान है, आप सिर्फ जिसको कुछ भी नहीं पढ़ के गया ना वो सिर्फ ये शब्दों को मिला के पढ़ सकता है ना। कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर मिलाइए और यहाँ पर उसको फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग मिला दीजिए। जैसे कि इन एन इवेंट, तो इनका आई, एन का ए और ई का इवेंट, तो आई ए ई, ये कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ई से मिल रहा है, तो ये इससे मिल रहा है। फिर इन माई ओपिनियन, तो आई, इनका आई और माई का एम और ओपिनियन का ओ, कहाँ मिल रहा है, ये देखो ये रहा, ये इससे आपको ना मैच करना है। फिर है थैंक इन एडवांस, तो थैंक का टी, इनका आई और एडवांस का ए, कहाँ मिल रहा है, थैंक इन एडवांस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इसको मिलाना है। तो इस तरह से ईमेल में इसका उपयोग किया जाता है। तो ईमेल से आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत ही आसान है ये करना। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है जैसे कि आपके पैराग्राफ है, पैसेज जो आएंगे उनमें से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जो अनसीन है, सीन है ना। और इसके अलावा आपके जो ये मेमो लिखना है, आपके जो कुछ ग्रामेटिकल जैसे कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसके अलावा ये ईमेल संबंधी है, जो ईमेल संबंधी क्वेश्चन दे रखे वो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और ये नंबर वाला भी बहुत आसान है। बस आपको टेलीफोन हम यूज करते हैं, कैसे नंबर बताते हैं, पॉज का यूज करना है बीच में, है ना। तो इस तरह से आप करके आइएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा तो आपको ट्रिक समझ में आया होगा कि इस तरह से हमें जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाइएगा, लेकिन जरूरी एक चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि चैप्टर में पता तो रहे आपको कि कौन से चैप्टर से क्या चीज़ बोली गई है। तो इन चैप्टर्स को पढ़िएगा आप, और फिर आप पेपर कीजिएगा, आसानी से पेपर आप कर पाओगे। और थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये पढ़ के जाइएगा। आपके पैसिव वॉइस जाते हैं और वर्ब की फॉर्म आती है, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस है वो कुछ मैं वीडियोस में डाल दूंगी, ठीक है। और लेटर आपको पढ़ना है तो लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है वो भी मैं बता दूंगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।